गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड यूनिट सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारा कुछ ओवरव्यू दे रखा है कि हम चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन फॉर्मेशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, solubility and the solution process, effect of temperature and pressure on solubility, colligative properties देखेंगे हम यहाँ पे, ways of expressing concentration, vapor pressure of a solution, boiling point, elevation and freezing point depression, osmosis, colligative properties of ionic solution, colloid formation जिसमें हम पढ़ेंगे colloids। क्लियर। तो यहाँ पे देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो हमें पता है कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को मिलाकर जो प्रोडक्ट हमारा बनता है वो बनता है हमारा सॉल्यूशन। ठीक है। तो सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ लिक्विड में ही नहीं बल्कि गैस में और सॉलिड में भी होता है। जैसे अगर मैं बात करूँ कि सिर्फ लिक्विड ही हमारा सॉल्यूशन रहेगा तो ऐसा नहीं होता है। जो सॉल्यूशन है वो हमारा सॉलिड में भी रहता है और गैसेस में भी होता है। तो सॉलिड में कैसे, तो जैसे हम ऑर्नामेंट्स देखते हैं, अगर बात करूँ गोल्ड के ज्वेलरीज़ की, ठीक है, हम लोग ईयरिंग्स पहनते हैं, बैंगल्स पहनते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर मैं ईयरिंग्स पहनकर सो जाऊँ या मैं हाथ रख दूँ तो उस गोल्ड इतना अगर गोल्ड का प्योर फॉर्म देखें तो वो गोल्ड इतना सॉफ्ट होता है कि अगर थोड़ा सा भी उसको आप प्रेशराइज्ड करोगे तो वो क्या हो जाएगा, पिचक जाएगा। इसीलिए गोल्ड की जो ज्वेलरीज़ होती है उनमें क्या होता है, इम्प्यूरिटीज़ मिक्स करी जाती है। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं बोलूँ कि सिल्वर को उसमें मिक्स कर दिया जाता है, कॉपर को मिक्स कर दिया जाता है, प्लेटिनियम को मिक्स किया जाता है, तो उसके बाद ही हम गोल्ड की ज्वेलरी पहन पाते हैं या उसको पर्टिकुलर डिज़ाइन दे पाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, कॉपर ये सब क्या है, सॉलिड। तो जो ज्वेलरीज हम पहन रहे हैं वो सॉलिड के सॉल्यूशन का पहन रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन बन गया वो किसका बन गया, सॉलिड का बन गया। ठीक है। इसी तरीके से अगर हम गैस की बात करें तो डिफरेंट टाइप ऑफ गैस मिलकर हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जितनी भी गैसेस होती हैं, ठीक है, वो भी क्या होती हैं, सॉल्यूशंस ही होती हैं। ठीक। तो यहाँ पे सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि जो सॉल्यूशन है वो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो हमने पहले भी होमोजीनियस मिक्सचर पढ़ा था। होमो मतलब सेम, थ्रू आउट जो भी आपके पास मिक्सचर होगा, पर्टिकुलर जो भी सॉल्यूशन होगा वो थ्रू आउट क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। जैसे कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया था कि गोल्ड की जो ज्वेलरी होती है उसमें हम क्या करते हैं, इम्प्यूरिटीज़ को मिक्स करते हैं। जैसे मैंने बताया कि सिल्वर मिक्स कर दिया। ठीक है। तो वहाँ पे जब हम ज्वेलरी पहनते हैं तो हम ये थोड़ी ना बोलते हैं कि इतना सिल्वर का है, इतना गोल्ड का है। अगर हम पूरा देखें तो वो गोल्ड का ही बोला जाता है। ठीक है। तो वहाँ पे आप उसको ये नहीं बोल सकते कि ये आधा पोर्शन इसका सिल्वर का है, आधा गोल्ड का है। तो ये जो ऐसे जो मिक्सचर होते हैं जो थ्रू आउट दी सॉल्यूशन क्या रहते हैं, वो होमोजीनियस होते हैं। मतलब थ्रू आउट दी सॉल्यूशन वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं। ठीक है। जो सॉल्यूशन होता है इस चैप्टर में हम सॉल्यूशन को बाइनरी सॉल्यूशन में मतलब जो भी सॉल्यूशन हम इसमें पढ़ेंगे उसमें क्या होगा कि वो दो तरीके के कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है, जिसे हम बाइनरी सॉल्यूशन कह रहे हैं, जैसे कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ठीक। तो यहाँ पे सॉल्वेंट क्या हो गया, कंपोनेंट विच इज़ द कंपोनेंट इन ग्रेटर अमाउंट। मीन्स कंपोनेंट, इसके जो कंपोनेंट्स होंगे वो क्या होंगे, आपके ग्रेटर अमाउंट में, मतलब जो भी इसमें कंपोनेंट प्रेजेंट होगा वो सॉल्यूशन में वो क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अगर हम बात करें सॉल्यूट की तो कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन दी स्मॉलर अमाउंट, ऐसे कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में स्मॉलर अमाउंट में मिलता है। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया है कि सॉल्यूशन जो है वो क्या, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो सॉल्यूशन आर होमोजीनियस mixture of two or more than two components. Homogeneous mixture means composition and properties are uniform throughout the mixture. Clear? Then generally the component that is present in the largest quantity is known as solvent,
वन और मोर कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन दी सॉल्यूशन अदर देन सॉल्वेंट आर कॉल्ड सॉल्यूट्स। ठीक, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या है आपका सॉल्वेंट, और उसके बाद जो उसमें कंपोनेंट प्रेजेंट होगा वो क्या होगा आपका सॉल्यूट, जो कि लेज़र अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हमारा जो सॉल्यूशन होता है वो तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में प्रेजेंट होता है। तो जैसे गैसियस में देखो, गैसेस आर कम्प्लीटली मिसिबल इन ईच अदर। ठीक है, मिसिबल का मतलब समझ में आता है ना कि दोनों क्या हो जाते हैं, जितने भी उसमें गैसेस प्रेजेंट्स होंगे वो कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएंगे। लिक्विड जो है, गैस, लिक्विड और सॉलिड, सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्यूट। ठीक है, जो लिक्विड में होगा गैस, लिक्विड और सॉल्यूट के जो सॉल्यूट्स होंगे वो लिक्विड में क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, सॉलिड मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स दैट आर मिसिबल इन ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल फेस। ठीक है, सॉलिड में क्या बताया गया है कि दो सॉलिड्स को मिक्स करके ये मिसिबल सॉल्यूशन बनाएगा। ठीक है, इन ईच अदर टू फॉर्म अ सिंगल फेस, एक सिंगल फेस में रहेगा। वहीं पे मैं अगर कोलाइड की बात करूँ तो कोलाइड क्या होता है, अपीयर्स टू बी अ होमोजीनियस मिक्सचर, मतलब होमोजीनियस मिक्सचर तो होता है लेकिन फिर भी वो हमको क्या होता है, उसके पार्टिकल्स अपीयर होते हैं, बट पार्टिकल्स आर मच बिगर बट नॉट फिल्ट्रेबल, मतलब वो बड़े तो होंगे लेकिन वो फिल्ट्रेबल नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल फोग हो गया, स्मोक हो गया, विप्ड क्रीम हो गया, मेयोनीज एक्सेट्रा, जो आपके जनरल एग्जांपल में आ रहा है। सस्पेंशन ऐसा सॉल्यूशन होता है, मतलब सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होगा, लार्जर पार्टिकल साइज़ फिल्ट्रेबल होगा, मतलब इसके जो पार्टिकल साइज़ होंगे वो बड़े होंगे और फिल्ट्रेबल होंगे, जिसका हम फिल्टर करने पर उसके पार्टिकल्स हमें मिल जाएंगे। जैसे एग्जांपल मड हो गया, फ्रेशली स्क्विज्ड ऑरेंज जूस हो गया। ठीक है, जब आप मड का सॉल्यूशन रहेगा उसको फ़िल्टर करोगे तो उसमें आपको फिल्ट्रेट मिलेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ जनरल लैंग्वेज में चाय हो गया, तो जब हम चाय को छानते हैं तो उसमें भी उसकी जो चाय पत्ती होती है, सॉल्यूशन तो हमें होमोजीनियस मिल रहा है लेकिन उसमें भी उसकी चाय पत्ती क्या है, क्या हो रही है, टी लीव्स फिल्ट्रेबल होती हैं। ठीक है, क्लियर। अभी मैंने आपको बताया था कि हम इस चैप्टर में क्या कंसीडर कर रहे हैं, सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन। तो दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ टू कंपोनेंट्स। यहाँ पर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो यहाँ पर सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स होंगे वो सॉलिड में भी हो सकते हैं, लिक्विड में भी हो सकते हैं और गैस में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने बुक का एक टेबल दे रखा है, आपके पास बुक अवेलेबल होगी तो आप बुक के टेबल में देख सकते हैं। टेबुलर फॉर्म में आपको दे रखा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कौन कौन से टाइप के सॉल्यूशन, जैसे गैसियस सॉल्यूशन हो गया, लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, सॉलिड सॉल्यूशन हो गया, सॉल्यूट हो गया, सॉल्वेंट हो गया। कॉमन एग्जांपल्स जो मैं आपको भी बताऊंगी। तो गैसियस सॉल्यूशन में सबसे पहले आप देखो आपका सॉल्यूट क्या है, गैस, और सॉल्वेंट क्या है, गैस। ठीक है, गैस के जो सॉल्यूशन बनेंगे वो कैसे बनेंगे, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। ठीक है, एटमॉस्फेयर में अगर मैं बोलूँ कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक साथ मिक्स होते हैं तो आप उसको डिफाइन नहीं कर पाओगे कि ऑक्सीजन के, तो वो भी हमारा क्या हो गया, एक टाइप का सॉल्यूशन हो गया। देन लिक्विड गैस, लिक्विड आपका सॉल्यूट है, सॉल्वेंट आपका गैस है। क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म क्या हो गया आपका, यहाँ पे लिक्विड हो गया जो कि आपके नाइट्रोजन गैस के साथ मिक्सड हो रहा है। देन सॉलिड आपका सॉल्यूट में है, सॉल्वेंट गैस में है। तो कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर जो है अगर आप नाइट्रोजन गैस में मिक्स करोगे तो वहाँ पे आपका सॉलिड गैस का सॉल्यूशन मिल जाएगा। देन नेक्स्ट है लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन में आपका सॉल्यूट क्या है, गैस, सॉल्वेंट क्या है, लिक्विड। तो ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, जैसे हम पर्टिकुलर सी वाटर्स वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है आपके वाटर में क्या होता है, डिज़ोल्व होता है। तो मरीन लाइफ के जितने भी मरीन लाइफ्स होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। वैसे ये आपका गैस लिक्विड का सॉल्यूशन हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन, तो जैसे इथेनॉल डिज़ोल्व इन वाटर, इथेनॉल जो है वो वाटर में अगर आप डिज़ोल्व कर दोगे तो वो आपका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन बन जाता है, वो मिक्स होता जाता है एक दूसरे के साथ में। आप वहाँ पे ये मीन्स यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकोगे कि ये इथेनॉल का है या वाटर के मॉलिक्यूल्स वहाँ पे हैं। ठीक है,
तो दे मिक्स ईच अदर और वहाँ पे एक सॉल्यूशन बनाते हैं। ये सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन होता है। सॉलिड आपका यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट, और सॉल्वेंट क्या हो गया, लिक्विड। तो ग्लूकोज डिज़ोल्व इन वाटर, जब हम ग्लूकोज को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं या शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये आपके पास क्या हो जाता है, सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन हो जाता है। देन सॉलिड सॉल्यूशंस में क्या होगा, गैस सॉलिड में सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, जो सॉल्यूशन बनेगा हाइड्रोजन का पैलेडियम में, हाइड्रोजन गैस जो है वो पैलेडियम में मिक्स हो जाता है। लिक्विड सॉलिड में क्या होगा, एमलगम ऑफ मरकरी विथ सोडियम, ठीक है। जो मरकरी का एमलगम होगा वो किसके साथ होगा, सोडियम के साथ मिक्स हो जाएगा, है ना। मरकरी यहाँ पे क्या हो गया, लिक्विड फॉर्म में, और सोडियम क्या है, सॉलिड फॉर्म में। देन सॉलिड कॉपर डिज़ोल्व इन गोल्ड, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जैसे हम ऑर्नामेंट्स पहनते हैं तो गोल्ड जो रहता है उसके प्योर फॉर्म में सॉफ्ट इन नेचर होता है, दैट्स वाई वी मिक्स कॉपर विथ गोल्ड, क्लियर। देन वहाँ पे क्या होता है कि जो डिज़ाइनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, गोल्ड में डिज़ाइंस बना पाते हैं, अदरवाइज़ हम उसका ऑर्नामेंट पहन ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपके हो गए टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। तो ये टेबल जो है इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और अपनी नोटबुक में भी इसको नोट डाउन कीजिएगा। तो यहाँ पे तो हमारा हो गया टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको सॉल्यूशन बताया था, कोलाइडल सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक। अब मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे बता रही हूँ कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज़ डिज़ोल्व इन सॉल्वेंट, ठीक है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया, यहाँ पे जो सॉल्यूट का अमाउंट हो गया वो क्या है, ज़्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट में डिज़ोल्व है, ट्राइंग टू डिज़ोल्व मोर रिजल्ट इन अनडिज़ोल्व सॉल्यूट इन कंटेनर। मतलब क्या हो रहा है कि हम एक गिलास पानी ले रहे हैं और उसमें एक स्पून शक्कर घोल दिया, फिर दो डाल दिए, फिर 3 डाल दिए, तो तब तक हम उसमें सॉल्यूट मिक्स करते जा रहे हैं जब तक वो क्या हो रहा है, मिक्स नहीं होता है, मिक्स हो जाता है, डिज़ोल्व हो जाता है। बट एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा आएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कह रहे हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्युबिलिटी में क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट डिज़ोल्व्स इन अ सॉल्वेंट टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बताया जा रहा है, सॉल्युबिलिटी में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का अमाउंट, इतना मतलब इतना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कि किस में डिज़ोल्व हो रहा है, सॉल्वेंट में, और क्या बना रहा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब उसमें क्या हो जाए, सॉल्युबल, मतलब डिज़ोल्व्ड हो जाए, ठीक है। सॉल्युबिलिटी ऑफन एक्सप्रेस्ड इन ग्राम पर 100 ml, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे लिया 0.30 ग्राम ऑफ आयोडीन डिज़ोल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ H2O। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो गया, लेस देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिज़ोल्व्ड इन सॉल्वेंट, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि लेस देन मैक्सिमम अमाउंट, कम से कम मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो होगा वो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व्ड होगा। सुपर सैचुरेशन क्या होता है, मोर सॉल्यूट इन सॉल्यूशन देन नॉर्मली अलाउड, वी कॉल दिस अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मीन्स उसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूशन में डिज़ोल्व होना अलाउ कर रहा है, नॉर्मली अलाउ करता है, तो वी कॉल दिस अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, सॉल्युबिलिटी एंड द सॉल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। देन बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की। कॉन्सेंट्रेशन में हमारा वेट हो सकता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो सकता है, वेट मीन्स वेट बाय वेट हो सकता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो सकता है, ppm हो सकता है, दैट इज़ पार्ट्स पर मिलियन, फिर मास बाय वॉल्यूम हो सकता है, ठीक है। मोलैलिटी हो गया और मोल फ्रैक्शन हो गया। तो ये सारे क्या हैं, हम मेरे मीन्स यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अभी हम देखेंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन आर ऑफन रिलेटेड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, मोलारिटी। सबसे पहले हम यहाँ पे मोलारिटी देख रहे हैं, ठीक। तो मोलारिटी में क्या बोला जा रहा है
कि जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है सॉल्यूशन की, वो अक्सर किससे रिलेट की जाती है? कॉन्सेंट्रेशन से। किसके कॉन्सेंट्रेशन से? सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन से। तो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन किस में? सॉल्यूशन में। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन आर ऑफन रिलेटेड टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, जिसे हम क्या कह रहे हैं? मोलैरिटी में अगर हम देखें तो मोलैरिटी क्या हो गया? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिफ़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिज़ोल्व्ड इन 1 लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1 लीटर में डिज़ोल्व हो रहा है, ठीक है, सॉल्यूशन के, और 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला जो है वो कैसे लिख सकते हैं? मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। किस में? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कितने लीटर में हम मोल्स ऑफ सॉल्यूट को डिज़ोल्व कर रहे हैं? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया, आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है, आप आपका टेक्स्ट बुक ओपन करके देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 0.25 मोल पर लीटर और 0.25 मोलैरिटी। Solution of NaOH means that 0.25 mole of NaOH has been dissolved in 1 liter. ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको आपके एग्ज़ाम्पल 2.2 में, एग्ज़ाम्पल नंबर 2.2 है, आप उसको देखिएगा। उसमें आपका कैलकुलेशंस दे रखा है कि क्या करना है आपको? कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml। क्या है? इन 450 ml सॉल्यूशन। तो मोल्स ऑफ NaOH, मोल्स ऑफ NaOH क्या दे रखा है? आप मोल्स ऑफ NaOH का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। कितना होता है मोल की आपका पर्टिकुलर, जितना आपको मास दे रखा है, ठीक है, और उसकी क्या दे रखी है? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो 5 ग्राम NaOH अपॉन 40 ग्राम मोल इन्वर्स। तो यहाँ पे 40 ग्राम क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास हो गया NaOH का। इनको जब हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारा मोल्स ऑफ NaOH आ जाएगा। तो क्या आया? 0.125 मोल। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर्स इज इक्वल टू 450। कितना दे रखा है यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 450 में हमको ऐड करना है, ठीक है। तो 450 ml अपॉन 1000 ml लीटर पर लीटर, ठीक है। तो यूजिंग इक्वेशन 2.8 यहाँ पे दे रखा है, आप आपकी बुक में देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला देखेंगे हम। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया यहाँ पे? 0.125 मोल इंटू कितने में किया था हमने? 1000 में, ठीक है, अपॉन 450 हमारे सॉल्यूशन का क्या दे रखा है यहाँ पे? वॉल्यूम दे रखा है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 0.278 m। मतलब आप इसकी यूनिट में लिख सकते हैं 0.278 मोल पर लीटर और 0.278 1 क्यूबिक डेसीमीटर। क्लियर? तो ये क्या हो गई हमारी? मोलैरिटी। तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है, जितने भी आपके यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हैं ये आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स के वाइवा में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो इसीलिए इनको थोड़ा अच्छे से और ध्यान से सुनिएगा। अब अगर हम लेते हैं यहाँ पे वेट बाय वेट, क्या हो गया? तो वेट बाय वेट हो गया हमारा मास ऑफ कंपोनेंट्स इन सॉल्यूशन, कि हमारे सॉल्यूशन में मास ऑफ कंपोनेंट्स कितना प्रेजेंट है। जो भी सॉल्यूशन है उसके अंदर का जिस कंपोनेंट का हम लोग परसेंटेज निकालना चाहते हैं उसका मास ले लेंगे, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन के अंदर जितने कंपोनेंट्स है उनका अगर हमको मास निकालना है, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? मास का परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे? हम टोटल सॉल्यूशन में से मास ऑफ कंपोनेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन जो हमें दे रखा होगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जो दे रखा होगा, ठीक है, उसमें से निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन को डिवाइड करेंगे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से इनटू
परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं बात करूँ कि जैसे हम मार्कशीट में से पर्टिकुलर हम बोलते हैं कि हमारा इतना टोटल परसेंटेज बना है, ठीक है, ऑल ओवर हमारा परसेंटेज 80% बना है, ठीक है। अब हमारे पास 6 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं? 6 सब्जेक्ट हैं। तो 6 सब्जेक्ट में से मुझे मैथ्स का क्या निकालना है? मैथ्स का पर्टिकुलर परसेंटेज कितना है? तो क्या करूँगी मैं, मैथ्स के परसेंटेज को टोटल परसेंटेज से डिवाइड कर दूँगी, है ना। ऐसे ही करूँगी ना, जितने हमें मैथ्स में मार्क्स मिले होंगे टोटल मार्क्स से उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परसेंटेज। वैसे ही सिमिलरली हमें क्या करना है, मास ऑफ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन अगर परसेंटेज में निकालना है तो कितना सॉल्यूशन हमारे कितना कंपोनेंट हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उनका अगर मास निकालना है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मास परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया पर्टिकुलर सब्जेक्ट का परसेंटेज निकालना है, तो उसी तरीके से हमारे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें 2 कंपोनेंट प्रेजेंट हैं। 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है तो मुझे किसका निकालना है, सॉल्यूट का मास निकालना है कि कितना परसेंट मास ऑफ सॉल्यूट हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, ठीक है। या सॉल्वेंट का निकालना है तो कितना परसेंट ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, ठीक है। और परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से आपका क्या आ जाएगा, मास ऑफ कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, आप उसको पढ़कर भी इजीली क्या कर सकते हो, पर्टिकुलर सॉल्यूट का परसेंटेज में उसका कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हो, उसकी मात्रा निकाल सकते हो। अब हम बात करते हैं किसकी, वॉल्यूम, मास ऑफ परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे। तो यहाँ पे सिमिलरली हम क्या करेंगे, हमारे पास अगर कोई कंपोनेंट वॉल्यूम में दे रखा है, ठीक है, तो जैसे हम मास का परसेंटेज निकाल रहे हैं, सेम प्रोसीजर हम किसका निकालेंगे, वॉल्यूम का भी निकाल सकते हैं कि हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना है, सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना है, और परसेंटेज में निकालना है तो उसका भी हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट हमारे सॉल्यूशन में पर्टिकुलर जिस भी सॉल्यूट का निकालना है, सॉल्वेंट का निकालना है, उसका जो कंपोनेंट मतलब वो जो कंपोनेंट है, तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। जितना हमें दे रखा है कि हाँ चलो 5 ग्राम हमको दे रखा है या 5 ml दे रखा है, सॉल्यूशन हमारा 200 ml है, ठीक है, उसका परसेंटेज निकालना है। तो कैसे निकालोगे, 5/200 इंटू 100, तो ये आपका परसेंटेज निकल जाएगा बाय वॉल्यूम, ठीक है। क्लियर है? तो ये बहुत इजी है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटली सुनना है और पढ़ना है। आपकी बुक में भी बहुत इजी वे में दे रखा है, और मैं भी यही कोशिश कर रही हूँ कि आपको बहुत ही इजी तरीके से जनरल एग्जांपल्स के थ्रू आपको मैं चीज़ें समझाऊँ, ठीक। क्लियर? नेक्स्ट है आपका पार्ट्स पर मिलियन मीन्स ppm। तो यहाँ पे ppm का मतलब होता है कि कोई भी कंपोनेंट अगर हम ले रहे हैं, तो सपोज़ कीजिए कि एटमॉस्फेयर में इतनी सारी गैसेस हैं, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन गैस भी है, अलग अलग तरीके की गैसेस से क्या बना हुआ है, हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है। तो अब इस एटमॉस्फेयर में हम अगर ये बोल दें कि हमारा कार्बन का पार्टिकल या हम पॉल्यूशन करते हैं, तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का पार्टिकल जो ऊपर जा रहा है, तो वो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है कि अगर लाखों पार्ट्स ऊपर हैं तो उसमें से कितना हिस्सा हमारे एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन का है। तो पार्ट्स पर मिलियन मतलब मिलियन मीन्स 10⁶ तो 10⁶ के प्रोस्पेक्टिव हम उसका पार्ट्स लेंगे, ठीक है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, पार्ट्स पर मिलियन व्हेन अ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज़,
It is convenient to express concentration in parts per million and is defined as parts per million equal to number of parts of the component upon divided by total number of parts of all components of solution into 10⁶। यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई, अब मिलियंस की बात कर रहे हैं तो मतलब उसका जो मल्टीप्लाई होगा वो किस में होगा, मिलियंस में होगा, 10⁶ में होगा। ठीक है, तो एस इन द केस ऑफ परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन इन पार्ट्स पर मिलियन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम एंड मास टू वॉल्यूम। तो अ लीटर ऑफ सी वाटर, अगर मैं देखूँ 1 लीटर सी वाटर है विच वेइंग 1030 ग्राम, ठीक, कंटेन्स अबाउट 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। उसमें कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है, 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन सी वाटर में, 1 लीटर सी वाटर में डिजॉल्व्ड है। ठीक है, तो ऑक्सीजन such a small concentration is also expressed as 5.8 gram per 10⁶ ग्राम, 5.8 ppm ऑफ C। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा, 5.8 ppm ऑफ सी वाटर। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, क्या बोला गया है, the concentration of pollutants in water or atmosphere is often expressed in terms of μg, milliliter per milliliter, और ppm, parts per million। क्लियर, तो यहाँ पे पार्ट्स पर मिलियन क्या बोला गया है, पर्टिकुलर हमें मिलियंस में लेना है। मतलब मैंने आपको बताया था कि एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे यहाँ पे क्या बोला गया है कि हमने 1 लीटर सी वाटर लिया और उसमें कितना ऑक्सीजन डिज़ोल्व है, 6 × 10⁻³ ग्राम ऑक्सीजन डिज़ोल्व है। जब हम इसको रखेंगे और 10⁶ से उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 5.8 ppm ऑफ सी वाटर। ठीक है, किसका कॉन्सेंट्रेशन आ गया यहाँ पे, ऑक्सीजन का आ गया। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट्स इन वाटर और एटमोसफियर इज़ ऑफन एक्सप्रेस, मतलब जो पॉल्यूशन होता है वाटर में, पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं वाटर में और एटमोसफियर में, उसको हमेशा उसका कॉन्सेंट्रेशन किस में निकालते हैं हम, ppm में। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मोल फ्रैक्शन की। तो मोल फ्रैक्शन को हम x से डिनोट करते हैं। तो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन देख रहे हैं तो किसी सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का कितना भाग है, मतलब हमारे सॉल्यूशन में सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का कितना भाग है, तो कितना हिस्सा है सॉल्यूशन में, तो ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं x से। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है तो किसके लिए, सॉल्यूट के लिए, तो यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे बनता है हमारा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या दे रहा है हमको, सॉल्यूशन। तो इन दोनों के हिस्से से तब जाकर बना ये सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी पर्टिकुलर यहाँ पे हिस्सा प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, तभी हमको सॉल्यूशन मिला। तो अगर मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉलिड का तो इसका फॉर्मूला होता है, जैसे कि देखते हैं हम, अगर सॉल्यूट को A मान ले और सॉल्वेंट को B, तो सॉल्यूशन क्या बन गया, AB। अब अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लूँ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट मीन्स XA = Na/Na + Nb। अगर सॉल्वेंट का देखूँ तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XB = Nb/Na + Nb। तो अगर दोनों में से कोई एक भी निकाल लेते हैं तो हम दूसरे को निकाल सकते हैं इजीली। तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमें मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने क्या बोला कि सॉल्यूट है प्लस सॉल्वेंट है और हमें क्या मिल गया, सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सॉल्यूट कितना लिया हमने, x, सॉल्वेंट भी हमने x लिया, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ गया, 1। तो अगर मुझे एक सॉल्यूट निकालना है तो
मैं एग्जाम्पल क्या इक्वेशन क्या बनाऊंगी, XA प्लस XB इक्वल टू 1, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू 1, सॉल्यूट इज A, सॉल्वेंट इज B एंड सॉल्यूशन इज कमिंग 1। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, XB इक्वल टू 1 माइनस XA। क्या निकालना है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिंपल फॉर्मूला है, क्या है, सिंपल फॉर्मूला है मोल फ्रैक्शन निकालने का। तो देखो बुक में क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन कॉमनली यूज्ड सिंबल फॉर मोल फ्रैक्शन इज X and subscript used on the right hand side of X denotes the component it is defined as। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट अगर मुझे निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट divided by total number of moles of all the components। For example, in a binary mixture, if the number of moles of A and B are Na and Nb respectively, the mole fraction of A will be XA equal to Na upon Na plus Nb, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। For a solution containing I number of components we have, तो Xi equal to N1 upon Ni upon Ni plus N1 plus N2 plus डैश 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 और Ni। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हम क्या समझ रहे हैं, इट कैन बी शोन दैट इन अ गिवन सॉल्यूशन सम ऑफ ऑल मोल फ्रैक्शन इज यूनिटी, दैट इज x1 प्लस x2 प्लस डैश 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 प्लस xi इक्वल टू 1। Mole fraction unit is very useful in relating some physical properties of solution, say vapor pressure with the concentration of the solution, and quite useful in describing the calculation involving gas mixture। ठीक है, तो ये जो है मोल फ्रैक्शन, ये बहुत ही, इसका जो यूनिट होता है मोल फ्रैक्शन यूनिट जो है बहुत यूज़फुल होता है, किसके लिए, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के लिए, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा उसके कॉन्सेंट्रेशन के लिए। फिर ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बोलूँ क्वाइट यूज़फुल है डिस्क्राइबिंग द कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग गैस मिक्सचर, जो गैस मिक्सचर होता है उसके लिए भी मोल फ्रैक्शन जो है बहुत, मोल फ्रैक्शन यूनिट जो है बहुत यूज़फुल है। क्लियर, तो यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं मोल फ्रैक्शन को, जो आपके टेक्स्ट बुक में दे रखा है, एग्ज़ाम्पल नंबर 2.1। ठीक है, तो देखते चलिए, यहाँ पे कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल C2H6O2 इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास। तो अज्यूम दैट वी हैव 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन देख लो कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है कंटेनिंग 20% ऑफ C2H6O6 बाय मास। तो यहाँ पे हम अज्यूम करते हैं दैट वी हैव 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वन कैन स्टार्ट विथ एनी अमाउंट, मतलब आप किसी भी अमाउंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आप अज्यूम करो कि जो सॉल्यूशन है वो 100 ग्राम है। तो सॉल्यूशन बिकॉज द रिज़ल्ट ऑब्टेन विल बी द सेम। ठीक है, इसीलिए हम इसको किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सॉल्यूशन वी कंटेन 20 ग्राम ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड 80 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम कितना ग्लाइकोल कंटेन कर रहे हैं, 20 ग्राम ऑफ ग्लाइकोल और 80 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ C2H6O2, कार्बन क्या है, मास मॉलिक्यूलर मास 12, एटॉमिक मास क्या है कार्बन का 12, और कितने हैं 2, तो 12 इंटू 2 प्लस हाइड्रोजन इज़ 1 इंटू 6 प्लस 16 इंटू 2, ऑक्सीजन कितने फॉर्म में 2 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया 62 ग्राम पर मोल। मोलर मास आ गया C2H6O2 का। अब मोल्स ऑफ C2H6O2 निकालना है, तो मोल्स का फॉर्मूला हमने क्या देखा था,
पर्टिकुलर जो हमारे पास कंपोनेंट का मास होगा उसका हमारा क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास से हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सेम हम 20 ग्राम को किससे डिवाइड करेंगे, मॉलिक्यूलर मास आ गया आपका 62 ग्राम पर मोल, आंसर क्या आ गया आपका 0.322 मोल। देन मोल्स ऑफ वाटर निकालेंगे, सेम प्रोसीजर, आंसर क्या आ गया 4.444 मोल। यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास दे रखा है वाटर का जब हम निकालेंगे तो कितना होगा 18। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन निकालना है। इथिलीन ग्लाइकोल का क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन। तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ C2H6O2 अपॉन मोल्स ऑफ C2H6O2 प्लस मोल्स ऑफ H2O। क्योंकि हमें क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन आपका C2H6O2 का, इसका ही निकालना है ना। तो इसीलिए हमने क्या रखा, मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल और मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल प्लस मोल्स ऑफ H2O, क्योंकि जो टोटल सॉल्यूशन होता है उससे हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 0.068। सिमिलरली अगर हम वाटर का निकालें तो सेम प्रोसीजर हम सारे फॉर्मूलेस को पुट डाउन करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 0.932। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर कैन ऑल्सो बी कैलकुलेट एज 1 - 0.068। क्लियर। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन कंप्लीट। देन नेक्स्ट हमारा क्या होगा, मोलैलिटी। क्या होगा, मोलैलिटी। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मोलैलिटी की बात करूँ तो मोलैलिटी में क्या होगा, अभी हमने पहले मोलैरिटी देखा, अब हम देख रहे हैं मोलैलिटी। तो मोलैरिटी क्या है आपका, लीटर में लिया जाता है और मोलैलिटी में क्या होता है, आपको केजी में लेना रहता है। तो मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो इस डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट पर किलोग्राम। किस में डिफाइन किया जाता है, पर किलोग्राम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, कितने में, पर किलोग्राम, ऑफ द सॉल्वेंट, किसके, सॉल्वेंट के। और उसको किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं, मोलैलिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल से समझाया भी गया है और बुक के टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल नंबर 2.3 में हम मोलैलिटी कैसे निकालेंगे वो भी दे रखा है कि कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनॉइक एसिड। तो CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो मोलर मास ऑफ C2H4O2 का क्या होगा, 12 × 2 प्लस 1 × 4 प्लस 16 × 2 इक्वल टू 60 ग्राम। यहाँ पे आपका इथेनॉइक एसिड का मॉलिक्यूलर मास क्या आ गया, 60 ग्राम पर मोल। मोल्स ऑफ C2H4O2 का अगर हमें मोल्स निकालना है तो मैंने आपको बताया है कि आपको क्या निकालना है, मास अपॉन क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। मास ऑफ जितना आपको सॉल्यूट दे रखा है, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करना है। तो 0.041 मोल आ गया। मास ऑफ बेंजीन इन केजी में है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 75 × 10⁻³ kg। अब मोलैलिटी ऑफ C2H4O2 का निकालेंगे, मोल्स ऑफ C2H4O2 अपॉन kg ऑफ बेंजीन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम वैल्यू पुट आउट कर देंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा, कैलकुलेट करने के बाद 0.556 मोल पर केजी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है, मोलैलिटी। तो ये हमारे कॉन्सेंट्रेशन, यूनिट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होगी। यहाँ पे हमने एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन देखा है। नेक्स्ट पार्ट में हम चैप्टर का सेकंड पार्ट जो रहेगा हमारा सॉल्युबिलिटी का रहेगा। ठीक है। तो आप यहाँ तक बिल्कुल नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।